किस हद तक लिखना है, कितनी उसकी स्टैंडर्ड लेंथ होनी चाहिए। सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 2 से लेकर सवाल नंबर 5 तक तो वही सेम पैटर्न है जो आपका पार्ट 1 में था, जिस तरह आपको वहाँ पे बताया गया था। यानी नज़्म के अशार की तशरीह है तो वो आपने दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी करनी है। नज़्म के अशार में मफ़हूम नहीं होता, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नज़्म के अशार की तशरीह में दोनों अशार की तशरीह जब आप इकट्ठी करेंगे तो 4 पेजेस तकरीबन बनते हैं। आप मिनिमम 3.5 यानी 3.5 सफ़े और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सफ़े जो हैं वो तशरीह के आपने लिखने हैं। उसमें रेफरेंस उसी तरह से ऐड करने हैं, यानी हर शेर की तशरीह में 2 रेफरेंस आप ऐड कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि 2 से ज़्यादा ना करें, क्योंकि उससे फिर हमारा मटीरियल जो हम देना चाहते हैं वो मुतासर होता है, नंबर हमें मटीरियल के मिलने होते हैं। सेकेंड इसका पार्ट जो है जिसको जोश बे कहते हैं वो गज़ल के अशार की तशरीह है। गज़ल के अशार की तशरीह में आपके सिलेबस में जितनी गज़लें हैं उसमें से एक गज़ल में से 3 शेर आएंगे। गज़ल के अशार में ये बात याद रखने वाली है कि आप किसी भी सूरत में गज़ल के अशार की तशरीह इकट्ठी नहीं कर सकते। आपने हर शेर की तशरीह अलग अलग करनी है। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे शायर का नाम, उसके बाद आप लिखेंगे शेर नंबर 1, यहाँ पे शेर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे मफ़हूम, 1.5 से 2 लाइनों में मफ़हूम होगा और उसके बाद उस शेर की तशरीह आप शुरू करेंगे। बेटा ये बात याद रखिएगा कि जो मैंने पैटर्न आपको बताया है, यहाँ पे शायर का नाम जो लिखा हुआ है ये सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। इसके बाद जब पहले शेर की तशरीह कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने शेर नंबर 2 लिखना है, उसका मफ़हूम लिखना है और फिर उसकी तशरीह करनी है। इसी तरह शेर नंबर 3 है, 2 की तशरीह कंप्लीट होगी तो तीसरा शेर शुरू होगा, उसका मफ़हूम और उसकी तशरीह करनी है। शायर का नाम सिर्फ एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। इसमें कम से कम आपको 25 मिनट टाइम जो है वो दरकार होता है इस शेर के लिए, इस गज़ल के अशार की तशरीह के लिए। और नज़्म के अशार की तशरीह अगर आप स्लो लिखने वाले हैं तो आप तकरीबन 28 मिनट में लिख लेते हैं, और अगर आप अच्छी राइटिंग है, आपकी राइटिंग पार बेहतर है तो आप उसको 24-25 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों सवालात का जो टाइम है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, तकरीबन 50 मिनट टाइम आपके पास होगा और आपने कोशिश ये करनी है कि ये 50 मिनट मैक्सिमम है, 50 मिनट से कम में आपने ये दोनों सवाल हल करने हैं। उसके बाद आपका सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में आपकी पैराग्राफ की तशरीह है। 2 पैराग्राफ आपको गिवन होंगे, उसमें से एक पैराग्राफ की आप तशरीह करेंगे। बेटा जी सवाल नंबर 3 में भी याद रखिएगा कि आपने मुसन्निफ का नाम और सबक का उन्वान जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा, और सबक का उन्वान एक दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद सियाक़-ओ-सबाक़ लिखेंगे और फिर उसके बाद आप उस पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। ये सवाल थोड़ा सा लेंथी होता है। सियाक़-ओ-सबाक़, मुसन्निफ का नाम और सबक का उन्वान, इसको अलग निकाल के जो पैराग्राफ की तशरीह है वो कम से कम आपकी 2 सफ़ों पर आनी चाहिए, 2 पेजेस की कम से कम होनी चाहिए। और वो 2 सफ़े जो हैं वो आप लिखेंगे तकरीबन 24 से 28 मिनट्स के दरमियान। यानी अगर आपकी स्पीड लिखने की अच्छी है तो आप 24 मिनट में कंप्लीट करेंगे, और अगर स्पीड स्लो है तो फिर आप मैक्सिमम 28 मिनट तक उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 4, सबक का खुलासा। 2 टॉपिक दिए होंगे आपकी किताब में से, किसी एक टॉपिक का खुलासा आपने लिखना है। इसमें मुसन्निफ का नाम अलग हेडिंग दे के लिखना लाजिम है। ये बात बेटा याद रखने की है, अक्सर आपको बताया जाता है और आप ये चीज़ भूल जाते हैं। 10 नंबर का सवाल है, अगर आप मुसन्निफ का नाम अलग नहीं लिखते तो आपको उस 1 नंबर जो है वो आपका उसका मिनहार कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, बाकी फिर 9 नंबर आपके खुलासे के बचते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि आपने सबसे पहले मुसन्निफ का नाम लिखना है और उसके बाद खुलासा लिखना है। खुलासे में 2 टेक्निकल पॉइंट जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है। सबसे पहली बात ये कि सबक के खुलासे में सबक से बाहर की कोई भी चीज़ आप ऐड नहीं कर सकते कतई तौर पर, यानी जो सबक में नहीं है आप बाहर से उसको ऐड नहीं करेंगे। मुख्तसर करना है। सबक का खुलासा सबक का 2/3 होता है। 2/3 जिसको आप 2/3 कहते हैं अंग्रेज़ी में। उसका मतलब ये है कि अगर हम अपने सबक को 3
बराबर हिस्सों में डिवाइड सबक जो है उसका एक हिस्सा हमने स्किप करना है और बाकी 2 हिस्सों के बराबर खुलासा होगा। अगर आप पेजेस की बात करते हैं तो सबसे छोटा खुलासा आपका 1.5 से 2 पेजेस का होगा। उसके बाद अगर सबक मीडियम है तो खुलासा 2 से 2.5 पेजेस का होगा, और अगर सबक लेंथी है तो 2.5 से 3 पेजेस तक का खुलासा। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि मिनिमम आपका खुलासा 2 पेजेस का हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा खुलासा आपका 3 पेजेस का होगा। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, नज़्म का खुलासा है। बहुत मुख्तसर सवाल है, बहुत छोटा सवाल है। 5 में से 4 तो अमूमन आ जाते हैं, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो कर लें 5 नंबर भी इसमें आ सकते हैं अगर आपका लिखा हुआ अच्छा हो तो। नज़्म के खुलासे में आपने कुछ नहीं करना, कोई कमी पेशी नहीं करनी, ना उसमें कोई इजाफा करना है ना उसको मुख्तसर करना है। जस्ट आपने नज़्म की शेरी सूरत ख़त्म करके उसको आपने नसर की सूरत में लिख देना है, पैराग्राफ की सूरत में लिख देना है। वही बातें जो शायर ने शेर की सूरत में, मिसरे की सूरत में लिखी हैं, आपने उनको जुमलों की सूरत में लिख के नसर की सूरत में पैराग्राफ बना देना है। मिनिमम 6-7 लाइनों का खुलासा हो सकता है नज़्म का, और ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 लाइनों का खुलासा होगा, इससे ज़्यादा की लेंथ नहीं होगी। अब हम आते हैं उस सवाल की तरफ जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिफरेंट है। अब यहाँ पे सवाल नंबर 6 है मजमून। मजमून आपके पेपर का सबसे लेंथी क्वेश्चन है, सबसे लेंथी, सबसे ज़्यादा नंबर इसी के है। 20 नंबर का सवाल है। मजमून के 3 टॉपिक आपको दिए होंगे और आपने उनमें से किसी एक टॉपिक पर मजमून लिखना है। मजमून अनसीन होगा, इसका टॉपिक अनसीन होगा। जो आपकी की बुक्स में, इमदादी किताबों में दिए होते टॉपिक्स होते हैं वो महज आपकी इमदाद के लिए होते हैं, आपको ये सिखाने के लिए कि आपने किस चीज़ को किस तरह से करना है। आप उसमें ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये किताब में टॉपिक नहीं है तो पेपर में क्यों आ गया। बोर्ड रूल्स के मुताबिक इसके जो क्वेश्चन हैं वो सवाल नंबर 6 और 7 दोनों ये अनसीन होंगे, इसमें की बुक में से आना ज़रूरी नहीं है। मजमून जब आपने लिखना शुरू करना बेटा तो इसके हम मुख्तलिफ हिस्से बनाते हैं। सबसे पहले हम इसके जो है वो कीवर्ड्स, जिसको हम आप कह लेते हैं अपने लफ्ज़ों में, आपने उसकी आउटलाइन बनानी है। कुछ पॉइंट्स हम बना लेते हैं, यानी तमहीद है, उसका आगाज़ है, उसका फिर प्लॉट है, फिर उसका जो है वो इख्तिताम है। ये उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं जो हम बना लेते हैं। तो उस हिसाब से हम उसी तरतीब से अपने उस मजमून को मुकम्मल करते हैं। ये मजमून जो है ये आपने, इसका टाइम मैं आपको बता दूं बेटा कि ये मैक्सिमम 50 मिनट में आपने लिखना है। 50 मिनट इसके लिए बहुत है। ये कम से कम 6 सफ़े मजमून के होने चाहिए, तो ही आपका क्वेश्चन जो है वो चेक होगा और आपको इसके नंबर भी मिलेंगे। उससे कम होगा तो बोर्ड में अमूमी तौर पर नंबर नहीं दिए जाते, नंबर काट दिए जाते हैं। आपसे गुजारिश ये है कि आपने अपने इस सवाल को बड़ी ही तवज्जो के साथ करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर है। और अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी तवज्जो दे दें तो हम इसमें बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। अच्छा लिखा हुआ, मटेरियल अच्छा है, रेफरेंस आपने अच्छे दिए हुए हैं, हवाला जात अच्छे दिए हुए हैं, तो इसमें 20 में से आपके 15-16 नंबर तो आसानी से आ जाते हैं। और अगर आप अच्छी मेहनत कर लें तो 17-18 नंबर भी इसमें आ सकते हैं। ये 50 मिनट जो मैंने टाइम बताया, आपने इसको रिड्यूस करना है, कोशिश करनी कि कम करें, अपनी राइटिंग स्पीड को बेहतर करके इस टाइम को आपने कम करना है। इससे ज़्यादा किसी सूरत भी नहीं हो सकेगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारे जो पेपर का है वो है ख़त और आबिती। 2 टॉपिक हैं। 2 टॉपिक्स में चॉइस आपके पास नहीं है, चॉइस है पेपर सेटर के पास। पेपर सेटर की मर्जी है वो ख़त दे दे, उसकी मर्जी है वो आबिती दे दे। दोनों में से एक टॉपिक देगा और वही टॉपिक आपको करना होगा, उसी पे आपने सवाल करना है। अगर ख़त का टॉपिक दिया है तो ख़त लिखेंगे, और अगर आबिती का दिया तो आबिती लिखेंगे। ख़त की सूरत में ये 10 नंबर का सवाल है। ख़त की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके पास 15 मिनट होगा। कोशिश करनी है कि आपने 11-12 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेना है। ख़त की कोई स्टैंडर्ड लेंथ नहीं होती, क्योंकि ये डिपेंड करता है, टॉपिक टू टॉपिक वेरी करते हैं, इसकी स्टैंडर्ड लेंथ वेरी करती है। कोई ऐसा टॉपिक भी हो सकता है कि आपका ये ख़त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12-14 लाइनों में कंप्लीट हो जाए, और ऐसा टॉपिक भी हो सकता है कि आपका ख़त जो है वो 1 से 1.5 पेज तक हो सके। ये ऐसा भी मुमकिन है। टाइम इसका मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम 15 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 12-13 मिनट में आपने इसको कंप्लीट करना है। और अगर आबिती दी जाती है तो वो थोड़ा सा टेक्निकल काम है, उसमें थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। वो आपकी मिनिमम 2 पेजेस और मैक्सिमम 3 पेजेस तक की आपकी आबिती हो सकती है। और उसका टाइम आपके पास
18 से 20 मिनट तक हो सकता है। इस तरह अगर हम अपने सारे टाइम को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो टाइम था हमारे पेपर का वो 2 घंटे 40 मिनट का था, क्योंकि 20 मिनट हमने ऑब्जेक्टिव के निकाल लिए। 3 घंटों में से 20 मिनट ऑब्जेक्टिव के निकाल लिए, बाकी टाइम 2 घंटे 40 मिनट बचता है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन हमारे पास 5 से 7 मिनट बाकी बचेंगे पेपर हल करने के बाद, जिसमें हम अपने पेपर को रिव्यू करेंगे। और ये रिव्यू जो है ये इसलिए ज़रूरी होता है कि बाज़ बात लिखते हुए हम चीज़ों पे इतना गौर नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, कुछ चीज़ हम भूल जाते हैं, लिखते हुए छोड़ देते हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम उन चीज़ों को दोबारा से रिव्यू कर लें, देख लें, नज़रसानी कर लें कि अगर कोई चीज़ मिस हो गई या रह गई है तो उसको दोबारा से लिखा जा सके। अगर किसी चीज़ को ठीक करना है तो उसको भी हम ठीक कर सकें। ये सारी बातें ज़हन नशीन कर लीजिएगा। मैंने आपको स्टैंडर्ड लेंथ भी हर क्वेश्चन की बता दी, आपको टाइम भी बता दिया कि आपने मिनिमम और मैक्सिमम कितने टाइम में अपने पेपर को कंप्लीट करना है। बेटा जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कल होगा उसमें हम अपना पहला सबक पढ़ेंगे मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नस्र में से कितने नंबर का पेपर आपका आएगा, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी और सबक हम पढ़ेंगे, उसकी तशरीह करेंगे और बाकी सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।